दोस्तों आदाब, मैं अतफर शाह। लफ्ज़ डिस्कोर्स एक बज़ वर्ड है एकेडमिक्स का, और कोई भी एकेडमिक सभा हो, मीटिंग हो, पैनल डिस्कशन हो, सेमिनार हो, सवाल जवाब हो, सेशन हो, उसमें आपको ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है। तो सोशियोलॉजी और फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिस्कोर्स वर्ड है, इसे कंफ्यूज ना हो, इसको एक बार समझा जाए कि क्या है। तो दोस्तों, अगर हम रिवायती लिसानियात यानी ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक्स की रूह से इस टर्म को समझना चाहें तो सिंपल सा वर्ड है गुफ्तगू, या हिंदी में प्रवचन। अगर इसको जिसे कहते हैं कि वन लाइनर डेफिनेशन क्या है डिस्कोर्स की? टॉक एंड टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, वो बन जाता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हमारा डिस्कोर्स। इस टर्म में खासा, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है एकेडमिक सर्कल्स में, और इसकी वजह से कई सारे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स वजूद में आने लगे हैं, आ भी चुके हैं, जिसकी वजह से इसका स्कोप और भी बढ़ गया है दोस्तों। तो डिस्कोर्स क्या है? टॉक एंड टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, या कहेंगे कोई भी कनेक्टेड राइटिंग्स हो, स्पीचेस हो, तो वो डिस्कोर्सेज हैं। तो डिस्कोर्सेज या तो किसी एक ऑथर की या कई सब्जेक्ट्स की एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन या रिटन कॉन्वर्सेशन को कहते हैं। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑथर का भी किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसने क्या कहा है, क्या लिखा है, वो डिस्कोर्स हो सकता है, या कई सारे ऑथर्स का एक चीज़ पर, एक आइडिया पर, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, एज आई सेड, कॉन्टेक्स्ट को ना भूलें, क्या कहा है, क्या लिखा गया है, क्या बोला जा रहा है, वो उस चीज़ का मित्रों डिस्कोर्स बन जाता है। मैं आपसे यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि डिस्कोर्स पे जो बात बढ़ती गई तो बहुत सारे टर्म्स वजूद में आ गई अपने आप में। जैसे मेथडोलॉजी में है, बहुत यूज़ करते हैं हम डिस्कोर्स एनालिसिस, और ऐसी कई सारी स्टडीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा जो मेथड था वो डिस्कोर्स एनालिसिस मैंने किया है। जब वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं कि हमने किया है, तो क्या करते हैं वो एक्चुअली? डिस्कोर्सेस का क्या मित्रों? डिस्कोर्स एनालिसिस फिर क्या करती है, सवाल ये है। और सिंपली डिस्कोर्स के स्ट्रक्चर को या मतन को एनालाइज या इन्वेस्टिगेट करना। स्ट्रक्चर, एज आई सेड, ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक्स से आया हुआ वर्ड है, तो ग्रामेटिकल सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स यूज्ड, वो ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना। और किस चीज़ को एनालाइज करती है? डिस्कोर्स के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना, कि किस तरह एक डिस्कोर्स में कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स एक स्पीच या टेक्स्ट को बनाते हैं या शेप करते हैं, वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। दोस्तों, अगर हम एक और रूप से डिस्कोर्स को समझना चाहें, जैसे हमने कहा गुफ्तगू किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, टॉक एंड टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, ये मत भूलिएगा। ये इंटरैक्टिव बिहेवियर है सिंपली। और अगर हम इसका रिटन साइड में रख दें, रिटन एस्पेक्ट, तो ये कॉन्वर्सेशन एनालिसिस है, कॉन्वर्सेशन एनालिसिस। और जहां सिर्फ स्पीच को एनालाइज किया जाए, इसका एक और भी अप्रोच है दोस्तों। इंग्लिश फिलोसोफर जे.एल. ऑस्टिन की जो थ्योरी है, स्पीच एक्ट थ्योरी, इंग्लिश फिलोसोफर थे जे.एल. ऑस्टिन,
उन्होंने कहा कि देखिए, सिर्फ कहना नहीं वर्ड का इम्पोर्टेंट होता है। वर्ड का कहने के बाद किसी काम का, एक्शन वाले वर्ड को जब हम कहते हैं, टू से समथिंग इज टू डू समथिंग एज वेल। तो स्पीच एक्ट थियरी जो है, जो लैंग्वेज का जो परफॉर्मेटिव कैरेक्टर है, वो लैंग्वेज के जिसे कहते हैं ना असर्टिव से लेकर वो एक परफॉर्मेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं दोस्तों। तो डिस्कोर्स, उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस, उसके बाद हम पहुँचे कन्वर्सेशन एनालिसिस पे, और उसके बाद हम स्पीच एक्ट थियरी पे पहुँचे हैं। देखिए, बाद में जेल ऑस्टिन की थियरी को एमिनेंट फेमिनिस्ट जूडिथ बटलर यूज़ करती हैं, जिन्होंने इस थियरी को तब यूज़ किया जब वो रेट्रिक पे काम कर रहे थे। रेट्रिक का उनका जो है, और रेटोरिक जैसे कहेंगे, क्या होता है पर्टिकुलर, जब हम उसको समझें, द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग एंड राइटिंग, persuasive speaking and writing and controversial political speeches and discourses। क्योंकि फेमिनिज्म का जो सारा विषय है, उसके अंदर पॉलिटिक्स आप निकाल नहीं सकते, वहाँ कुछ रह नहीं जाता। और जूडिथ बटलर जैसी महान फेमिनिस्ट स्पीच एक्ट थियरी को यूज़ करती हैं रेटोरिक को स्टडी करने में, क्योंकि पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसमें है, रिटन एस्पेक्ट इसमें है, स्पीकिंग एस्पेक्ट इसमें है, परसुएसिव स्पीकिंग। सारा फेमिनिज्म कहाँ से निकला है? वुमेन्स मूवमेंट से, एक्टिविज्म से, जिसमें भाषणबाजी से शुरू हुआ सारा। तो स्पीच एंड राइटिंग का जो ताना बाना है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, और हम ये कभी नहीं कह सकते दोस्तों कि स्पीच और राइटिंग अलग अलग चीज़ें हैं। ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं। अगर हम किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में उठाएं, गालिब ने क्या लिखा? गालिब ने वही लिखा जो गालिब ने देखा। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा? मार्क्स ने वही लिखा जो उन्होंने देखा अपने ज़माने में। तो देयरफॉर जैसे हर एक राइटर अपने ज़माने का एक बाई प्रोडक्ट होता है, अब जो उनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो उसी ज़माने की रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने बाद में वही लिखा। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट से सब कुछ होके आता है, जो रिटन वर्ड फाइनली टेक्स्ट की शेप में आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, अगर हम और एक महान सोशियोलॉजिस्ट की तरफ आएँ, जिनका नाम है मिशेल फूको, आप सब ने सुना है। और मिशेल फूको को कौन नहीं जानता, जो सोशियोलॉजी और फिलॉसफी या इवन इंग्लिश लिटरेचर के साथ जिनका लेना देना है, जेंडर स्टडीज़। मिशेल फूको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, जिन्होंने मतलब उन कंडीशंस को एनालाइज किया जिसमें नॉलेज स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट भी किया जाता हो और सच भी माना जाता हो। फूको, हालांकि फूको का बाद का जो पर्सपेक्टिव है, जिसे वो पावर नॉलेज कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बहुत सारे और जितने भी उनके डिस्कोर्सेस हैं उठाकर देख लीजिए, आपको लगेगा कि जो सारा उनका जो डिस्कोर्स है वो एक, जिसे कहते हैं ना कि जो जीनियोलॉजिकल अप्रोच है उनका डिस्कोर्स का, वो यहाँ इंटरमेशन की बात करते हैं, इंटरमेशन ऑफ डिस्कोर्सेस और स्ट्रेटजीज ऑफ पावर की बात करते हैं। जैसे वो, अगर हम क्रिमिनोलॉजिकल डिस्कोर्स की बात करें और पावर स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, जिसमें पेनल सिस्टम, मॉडर्न पेनल सिस्टम का उन्होंने क्रिटिक किया, और मॉडर्न जो सज़ा देने की टेक्निक्स और जो जेल सिस्टम, जो सर्वेलेंस, जो पेनॉप्टिकन की बात करते हैं, उनका की कॉन्सेप्ट है, उसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देके, क्योंकि एक पूरा वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देते हैं पेनल सिस्टम का, और फिर मॉडर्न देते हैं, और उसका फिर बाद में क्रिटिक करते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से उनका अपने आप में एक डिस्कोर्स शेप अप हो जाता है।
यहाँ ये मिसाल इसलिए दी जा रही है कि डिस्कोर्स का हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, हिस्ट्री होगी, जिस पर्सपेक्टिव में हम बात करें। जैसे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिस्ट्स में जो बाद में फूको से मुतासिर हुए, उनमें नॉर्मन फेयरक्लॉ हैं, जिन्होंने फूको के बेस पे जो पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्सेस को बेस बना के स्टडी किया। लेकिन उन्होंने, जैसे फूको का केयरफुल वो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट नहीं है चीज़ों को समझते वक्त, नॉर्मन फेयरक्लॉ ने अपना वो लिंग्विस्टिक्स वाला ग्रामेटिकल एस्पेक्ट डिस्कोर्स के साथ रखा, और उसके अलावा फूको के बेस पे उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्सेस को स्टडी किया। दोस्तों, उसके बाद अगेन जर्मन फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट हाबरमस की अगर बात करें, जिनका थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन है और इंटरसब्जेक्टिविटी पे उन्होंने खूब बात की है। हालांकि इंटरसब्जेक्टिविटी एज अ टर्म एडमंड हसरल का है, लेकिन जब अपनी क्रिटिकल थियरी में वो यूज़ करते हैं डिस्कोर्सेस, तो वो क्या करते हैं, वो एक आइडियल स्पीच सिचुएशन की बात करते हैं, एक प्रॉपर आइडियल स्पीच सिचुएशन की बात करते हैं, और इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वैलिडिटी किसकी ऑफ अटरेंसेस और उनकी एबिलिटी को समझाने के लिए, जिसको वो जैसे वो इंटरसब्जेक्टिविटी बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक्चुअली एडमंड हसरल का कॉन्सेप्ट है इंटरसब्जेक्टिविटी, लेकिन थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में भी अपने आप में इंटरसब्जेक्टिविटी को ले आते हैं जोर्गन हाबरमस, जिसमें वो एक लिंग्विस्टिक मीनिंग को बताते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए, जो लिंग्विस्टिक मीनिंग किसी एक टर्म की है, वो उस ज़माने में प्रेजेंट और भी जो लैंग्वेजेस हैं उन पर भी निर्भर होती है। वो एक, जैसे कोई टर्म को आपको समझना है, ये टर्म वो कहते हैं कि ये आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, आप ये टर्म समझ पाएंगे व्हेन देयर आर अदर लैंग्वेजेस प्रेजेंट एट द सेम टाइम, उनके पर्सपेक्टिव में। जैसे मैं ये जो आपको डिस्कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, ये मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ या हिंदुस्तानी में कहिए, उर्दू भी शामिल है, लेकिन इसको समझाते समझाते ऐसी कोई ठेठ हिंदी या ऐसी कोई ठेठ उर्दू मैंने इस्तेमाल नहीं की है। मैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, मैं थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बता रहा हूँ, मैं जेल ऑस्टिन की थियरी बता रहा हूँ, मैं पीनल सिस्टम जैसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं डिस्कोर्स अपने आप में यूज़ कर रहा हूँ बार बार, और ये मैं अंग्रेज़ी के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आइसोलेशन में कुछ नहीं होता, जो इंटरसब्जेक्टिविटी में एडमंड हसरल कहते भी हैं कि जो आपका जो सेंस ऑफ बीइंग है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेंस ऑफ बीइंग, जब वो एक कलेक्टिव बीइंग के साथ मैच करे, जब आप की जो रियलिटी है वो एक कलेक्टिव रियलिटी में आप समझ पाएँ, तो आप इंटरसब्जेक्टिविटी के क्लोज हो जाते हैं। गर्ज डिस्कोर्स जैसे वर्ड पे और भी बात होगी, मैं इस पे विस्तार से और बात करूँगा, और जितने भी आगे के थियरिस्ट्स हैं फूको पे बात करेंगे और हाबरमस पे बात करेंगे, और डिस्कोर्स एनालिसिस पे प्रॉपरली एक बात होगी। लेकिन फ़िलहाल जस्ट एक ओवरव्यू मैं देना चाहता था वर्ड डिस्कोर्स का, और ताकि हम समझ पाएँ कि बेसिकली टॉक एंड टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। दोस्तों, आज भी जो लिखा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है, आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया।